शैतान, दानव, राक्षस ये हमसे दूर किसी और लोक में नहीं रहते। यही रहते हैं हमारे बीच, हमारे शहरों में, हमारी गलियों में, हमारे घरों में। ये हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह हंसते हैं, लेकिन इनके चेहरों के पीछे कुछ सड़ रहा होता है। इनके दिल में इंसानियत मर चुकी होती है और इनकी आंखें हर समय अपने अगले शिकार की तरफ देख रही होती हैं। ऐसा ही एक शैतान एक वक्त बेंगलुरु की सड़कों पर घूमा करता था। उसका खौफ ऐसा कि लोग घर से निकलना छोड़ चुके थे, शहर बदलना शुरू कर चुके थे। लोगों ने अपने घरों के आगे जंगले लगा लिए थे, सिर्फ इस डर से कि कहीं इस शैतान का साया उनके घर की चौखट पर ना आ जाए। कोई नहीं जानता उस राक्षस ने कितनी जानें लीं, कितनों के साथ बलात्कार किए और जिनको जिंदा छोड़ा भी उनकी जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ी। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हिला के रख देगी, इंसानियत के सबसे घिनौने चेहरे की कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइकोपैथ किलर एंड रेपिस्ट। दिस इज द स्टोरी ऑफ द बीस्ट ऑफ बेंगलोर। दिस इज द स्टोरी ऑफ उमेश रेड्डी। कर्नाटक का चित्रदुर्ग, सन 1996। चित्रदुर्ग उस समय एक छोटा सा शांत टाउन था। आबादी कम थी, माहौल शांत था और वहां पर अपराध एकदम अनसुना था। ये एक ऐसी जगह थी जहां ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा रहता था और जो शिकायतें आती भी थीं वो छोटी मोटी मारपीट या झगड़े की होती थी। लेकिन उस साल नवंबर में चित्रदुर्ग हमेशा के लिए बदलने वाला था। 13 नवंबर 1996। पुलिस स्टेशन पर एक कॉल आता है और सामने से एक इंसान घबराई हुई आवाज में चोरी की सूचना देता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें एहसास होता है कि यह कोई आम चोरी नहीं है। भीड़ को चीरकर जब पुलिस अंदर जाती है तो देखती है कि जमीन पर 35 से 40 साल की एक महिला बैठी हुई है और उस औरत के तन पर जरा भर भी कपड़ा नहीं है। वो बिना कपड़ों के सबके बीच में बैठी है। उसके चेहरे पर खून सना हुआ है और वो सिर्फ कांप रही है और पुलिस वालों से गुहार लगा रही है कि उन्हें वहां से ले जाया जाए। उस महिला का नाम था धन्या। यह नाम बदला हुआ है। आने वाली सभी पीड़िताओं के नाम भी बदले हुए हैं ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रहे। पुलिस ने धन्या के तन को ढका, उसे पानी पिलाया और तमाशबीनों की नजरों से दूर ले गई। जब वो थोड़ी बेहतर हुई तो उसने बताया कि वो रोज की तरह काम से लौट रही थी। बस से उतरने के बाद का रास्ता वह पैदल चलती थी। उस दिन उसने गहने पहने हुए थे। अचानक पीछे से एक आदमी आया, उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। जब उसने विरोध किया तो उसने उसे जमीन पर धकेल दिया, मारा और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने शुरू कर दी। उसके बाद उसने उसके गले की चेन छीनी और कानों की बालियां इतनी जोर से खींचकर निकाली कि उसके कान के लोब फट गए। थोड़ी देर मारपीट करने के बाद वह धन्या को उसी हालत में छोड़कर भाग गया। पुलिस यह सब सुनकर हैरान थी। चित्रदुर्ग में इस तरह का अपराध न तो कभी सुना गया था, न ही कोई कल्पना कर सकता था कि कोई इंसान दिन दहाड़े एक औरत के साथ ऐसा कर सकता है। पुलिस ने लूट और चोरी का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। कुछ दिन बाद एक और घटना ने शहर को हिला दिया। एक 16 साल की लड़की, पार्वती, नाम बदला हुआ, घर से स्कूल जाने के बाद लौटी ही नहीं। पहले तो घर वालों को लगा कि शायद वह कहीं देर हो गई, लेकिन जब रात हो गई और पार्वती नहीं लौटी तो चिंता बढ़ने लगी। अगले 2 दिन तक परिवार ने खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश की, यह सोचकर कि अगर पुलिस को बताया तो परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचेगी। लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो वे पुलिस के पास गए। पुलिस की जांच के दौरान एक भयानक सच सामने आया। चित्रदुर्ग के एक सुनसान इलाके की झाड़ियों में पार्वती की लाश मिली। उसके बदन पर भी कोई कपड़ा नहीं था। प्राइवेट पार्ट्स पर खून के धब्बे थे, पीठ में कंकड़ धंसे हुए थे, होठ कटे हुए थे और इसके कपड़े चीर फाड़कर आसपास फेंके गए थे। उसके सारे कपड़ों पर वीरी के दाग थे। यह स्पष्ट था कि इस छोटे से शहर की एक युवा लड़की का बर्बरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। पार्वती के साथ हुई इस बर्बरता की खबर पूरे चित्रदुर्ग में आग की तरह फैल गई। लोगों में डर, आक्रोश और हजारों सवाल थे। पुलिस ने शहर के छोटे मोटे गुंडों को पकड़कर पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि पुलिस के पास एक सुराग था। पार्वती के परिवार ने बताया कि उसने उस रात एक विशेष पायल पहनी थी जिस पर A1 का होलोग्राम बना हुआ था। वह पायल लाश के साथ नहीं मिली।
पुलिस ने आसपास की सभी ज्वेलरी दुकानों को सतर्क कर दिया कि अगर कोई ऐसी पायल बेचने आए तो तुरंत सूचना दे। इस बीच पुलिस के पास एक गुमनाम चिट्ठी आई जिसमें दावा किया गया था कि पार्वती के मामले में कुछ बड़े लोगों के बच्चे शामिल हैं। यह चिट्ठी आगे चलकर जांच को एक अलग दिशा में ले जाने वाली थी। जनता और मीडिया के दबाव में केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। सीआईडी ने जांच शुरू की और एक अहम खुलासा हुआ। उन्हें पता चला कि धन्या और पार्वती के केस के बीच एक और घटना हुई थी। एक दूध वाले की बेटी गायत्री, नाम बदला हुआ पर भी हमला हुआ था। गायत्री और उसके पिता एक शाम घर लौट रहे थे। रास्ते में पिता किसी काम से रुक गए और गायत्री को आगे चलने को कहा। गायत्री अकेले चल रही थी कि उसने देखा सड़क के दूसरी तरफ से एक आदमी टोपी पहने आ रहा है। वह आदमी उसे पार करके आगे निकल गया, लेकिन फिर अचानक उसने गायत्री का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने उसे पकड़ा, जमीन पर गिराया और उसका गला दबाने लगा। संघर्ष के दौरान गायत्री उसकी टोपी उतारने में सफल रही। उसने देखा कि उस आदमी के बाल सिपाहियों की तरह छोटे कटे हुए थे। तभी गायत्री के पिता वहां पहुंच गए और उस आदमी ने भाग खड़ा होने में ही समझदारी समझ ली। गायत्री ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई क्योंकि उसे शक था कि हमला करने वाला खुद पुलिस में हो सकता है। लेकिन जब उसने यह बात सीआईडी को बताई तो उसने यह भी कहा कि उसने उस आदमी को एक परेड की तैयारी के दौरान होमगार्ड के साथ देखा था, जहां स्टेट पुलिस भी मौजूद थी। उसने कहा कि वह उसे पहचान सकती है। सीआईडी ने चालाकी से संदिग्धों को एक जगह बुलाया। गायत्री को एक अलग कमरे में बैठाया गया। जब 4 में से 3 संदिग्ध आए तो गायत्री ने कहा कि उनमें से कोई भी वह आदमी नहीं है। पूछताछ पर पता चला कि चौथा संदिग्ध उमेश रेड्डी साइकिल से आ रहा है। जैसे ही उमेश वहां पहुंचा, गायत्री घबरा गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसने उमेश को पहचान लिया। उमेश रेड्डी डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व फोर्स में एक ट्रेनी कांस्टेबल था। गायत्री के सामने लाए जाने पर उमेश ने एक अलग ही कहानी सुनाई। उसने दावा किया कि वह और गायत्री एक रिश्ते में है और एक झगड़े के बाद वह झूठे आरोप लगा रही है। लेकिन जब गायत्री ने चुनौती दी कि अगर वह उसे जानता है तो उसका नाम बताए, तो उमेश का झूठ पकड़ा गया। अब उमेश सीआईडी की हिरासत में था। धन्या, पार्वती और गायत्री के मामलों में एक संदिग्ध मिल चुका था। पुलिस को शक था कि पार्वती की हत्या भी उमेश ने ही की होगी। उन्हें उम्मीद थी कि पार्वती की A1 पायल उमेश के कमरे से मिल जाएगी। जब पुलिस ने उमेश के कमरे की तलाशी ली तो वहां एक संदूक से सैकड़ों महिलाओं के अंदरूनी कपड़े, ब्रा, ब्लाउज, पेटीकोट आदि मिले। पड़ोसियों ने बताया कि उमेश अक्सर रात में महिलाओं के कपड़े पहनकर सोता था। पुलिस समझ गई कि वह किसी साधारण अपराधी से नहीं बल्कि एक विकृत मानसिकता वाले शख्स से निपट रही है। हालांकि वह पायल वहां नहीं मिली। उमेश के बैकग्राउंड की जांच में पता चला कि वह अपने गांव से चोरी के आरोपों के बाद भाग आया था। बचपन से ही उसमें चोरी की आदत थी। बाद में उसने सीआरपीएफ ज्वाइन की और कश्मीर में तैनाती के दौरान अपने कमांडेंट की बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश की थी, जिसके बाद वह फरार हो गया। यह स्पष्ट नहीं था कि वह कर्नाटक पुलिस में कैसे शामिल हो गया। गायत्री के केस में उमेश को जमानत मिल गई और जमानत मिलते ही वह चित्रदुर्ग से गायब हो गया। उमेश के जाने के बाद चित्रदुर्ग में शांति लौट आई, लेकिन अब एक नए शहर बेंगलुरु में एक नया खतरा पैदा होने वाला था। बेंगलुरु, द बीस्ट का आतंक। 1990 का दशक। बेंगलुरु भारत का आईटी हब बन रहा था। पूरे देश से हजारों लोग रोजगार की तलाश में यहां आ रहे थे। इन्हीं नए चेहरों में एक चेहरा उमेश रेड्डी का भी था। 28 जून 1997 को बेंगलुरु पुलिस को एक घर में चोरी की सूचना मिली। लोगों ने एक आदमी को पकड़कर बांध दिया था और पीट रहे थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। शुरू में उसने अपना नाम राजुलू बताया, फिर रमेश, लेकिन पुलिस को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसके किराए के कमरे की तलाशी में फिर से महिलाओं के सैकड़ों अंदरूनी कपड़े मिले। पूछताछ पर उसने बताया कि वह लोगों के कपड़े चुराकर रात में उन्हें पहनता है और हस्तमैथुन करता है। पुलिस को शक हुआ कि यह कोई आम चोर नहीं
बल्कि एक मनोरोगी है। जल्द ही उसने रवीना और शकीला, नाम बदले हुए, नामक दो औरतों के घरों में घुसकर उन पर हमला करने और चोरी करने की बात कबूल कर ली। दोनों पीड़िताओं ने सामाजिक शर्म के कारण बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, सिर्फ चोरी की शिकायत की। हिरासत के दौरान उमेश, अब रमेश के नाम से जाना जा रहा था, ने एक बार फिर भागने की कोशिश की। वह पेशाब जाने का बहाना बनाकर पुलिस की नाक के नीचे से जंगल में भाग निकला। इसी दौरान बेंगलुरु पुलिस को चित्रदुर्ग पुलिस से उमेश रेड्डी के गायब होने का पत्र मिला। दोनों जगह की घटनाओं को जोड़ते ही पता चला कि रमेश और उमेश रेड्डी एक ही व्यक्ति है, एक खतरनाक सीरियल रेपिस्ट और किलर। उमेश का तरीका सरल था। वह सुबह 10 से दोपहर 3 बजे के बीच औरतों पर हमला करता था, क्योंकि उसे पता था कि इस समय ज्यादातर औरतें घर पर अकेली होती हैं। आधिकारिक तौर पर तो कुछ ही मामले सामने आए, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि उमेश ने सैकड़ों औरतों के साथ यह सब किया होगा। वह कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में भी अपराध कर चुका था। असली पैमाना कभी पता नहीं चल सका, क्योंकि ज्यादातर पीड़िताएं शर्म और डर के मारे आगे नहीं आई। पुलिस उमेश को ढूंढने में लगी रही। आखिरकार उसके गांव जाकर पता चला कि वो अपने घर के बरामदे में आराम से सो रहा है। उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कन्फेशन और कोर्ट केस। हिरासत में लेने के बाद उमेश ने अपने अपराधों की बारीकियों से भरी कबूलियत दी। उसने धन्या पर हमले की पुष्टि की, गायत्री के बारे में बताया कि वह उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन उसके पिता के आ जाने से भाग गया। सबसे भयानक कबूलियत पार्वती के मामले में थी। उसने बताया कि कैसे उसने पार्वती को पकड़ा, एक सुनसान जगह घसीटा, उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसने यह भी स्वीकार किया कि अगले दिन वह लाश को दूसरी जगह फेंकने गया, लेकिन देखा कि लाश वही पड़ी है, तो उसे वापस उसी जगह ले गया। कबूलियत के बावजूद अदालत को सबूत चाहिए थे। पुलिस की सबसे बड़ी उम्मीद पार्वती की वह A1 पायल थी। उमेश ने आखिरकार स्वीकार किया कि पायल उसके पास है। वह पुलिस को अपने गांव ले गया और घर के बाहर बने चूल्हे की मिट्टी खोदकर एक पन्नी निकाली, जिसमें कई औरतों के गहने और वह पायल थी। धन्या ने भी उमेश को पहचान लिया। सबूतों का पहाड़ खड़ा हो गया था, लेकिन उमेश की चालबाजियां खत्म नहीं हुई थीं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान उसने 3 बार भागने की कोशिश की। एक बार तो उसने पुलिस कांस्टेबल के पैर पर मलमूत्र त्याग कर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की। हर बार उसे दोबारा पकड़ा गया। फिर वह दिन आया जब उमेश ने अपना सबसे जघन्य अपराध अंजाम दिया। 28 फरवरी 1998 को उसने बेंगलुरु में जयलक्ष्मी, नाम बदला हुआ नाम की एक विधवा के घर में घुसकर उसके साथ क्रूरतापूर्ण बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। जयलक्ष्मी का छोटा बच्चा घर लौटा तो उमेश ने उससे कहा कि उसकी मां बीमार है और वह डॉक्टर को बुलाने जा रहा है। बच्चा कई घंटों तक अपनी मां की मृतदेह के पास बैठा रहा, जब तक कि पड़ोसियों को शक नहीं हुआ। पुलिस ने जो दृश्य देखा वह इतना भयानक था कि उन्होंने कहा, यह काम किसी इंसान का नहीं, एक दानव का हो सकता है। इसके कुछ दिन बाद ही उमेश ने गर्भवती नंदिनी, नाम बदला हुआ, पर हमला किया, लेकिन नंदिनी ने हिम्मत दिखाई और कुकर के ढक्कन से उमेश के सिर पर वार करके भागने में सफल रही। आसपास के लोगों ने उमेश को पकड़ लिया। इस बार उमेश रेड्डी अंततः पकड़ा गया और उसे फिर से भागने का मौका नहीं मिला। न्याय और सजा। उमेश पर कई मुकदमे चले। कई पीड़िताएं ट्रॉमा और सामाजिक कलंक के डर से कोर्ट में पेश नहीं हुई, लेकिन कुछ, जैसे शकीला, ने हिम्मत दिखाई। सत्र न्यायालय ने उमेश रेड्डी को मौत की सजा सुनाई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका भी ठुकरा दी गई। हालांकि मौत की सजा पर अमल में देरी हुई। 2006 से 2016 तक उमेश को अंधेरी कोठरी में एकांत कारावास में रखा गया। अदालत ने इस लंबे एकांत कारावास और फांसी में हुई देरी को देखते हुए उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। उमेश रेड्डी आज भी जेल में है। जुर्म और नाम की ओर से यह कहानी बेहद मार्मिक और डरावनी है। इसे सुनाना और सुनना दोनों ही कठिन है, लेकिन इसकी पूरी क्रूरता को सामने लाना जरूरी था।
यह सवाल उठता है कि आखिर क्या होता है इंसान के दिमाग में कि वह इंसानियत को इस तरह तार तार कर देता है। क्या लोगों की अंतरात्मा मर जाती है? और क्यों एक औरत की इज्जत उसके परिवार और समाज की इज्जत से जुड़ जाती है, जबकि अपराधी तो कोई और है? इन सवालों के जवाब शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन उमेश रेड्डी जैसे दानवों की कहानियां हमें सचेत करती है कि शैतान किसी और लोक में नहीं बल्कि हमारे बीच ही रहते हैं, और ऐसे में सचेत और सजग रहना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। जुर्म और नाम, सच्ची अपराध और कहानियां। फिर मिलते हैं किसी सच्ची घटना वाले कहानी के साथ। सो प्लीज सब्सक्राइब मी।